नमस्कार दोस्तों, भारद्वाज यूट्यूब में आपका स्वागत करते हैं। चलिए आज रेलवे का जो पिछले वर्षों का क्वेश्चन सामान्य विज्ञान जीएस जो एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, उनसे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज चर्चा करेंगे और अपनी आकलन कीजिए कि आपका तैयारी कैसा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अंडे में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? और आपके ऑप्शन है विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी और डी विटामिन डी। और आपका समय शुरू होता है अब। तो समय खत्म हो गया। देखते हैं सही आंसर क्या होता है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी विटामिन सी। विटामिन सी खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा, मौसमी आदि में पाया जाता है। और विटामिन सी का अगर रासायनिक नाम पूछे तो एस्कर्बिक एसिड है। तो दोस्तों अंडा में विटामिन ए, बी, डी पाया जाता है, लेकिन विटामिन सी नहीं पाया जाता है। और विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक एसिड है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील है? और आपके ऑप्शन है ए रुई, बी नायलॉन, सी ऊन, डी रेशम। और आपका समय शुरू होता है अब। तो समय खत्म हो गया। देखते हैं सही आंसर क्या होता है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी नायलॉन। नायलॉन मानव द्वारा संश्लेषित किया गया पहला रेशा था। इसका निर्माण सर्वप्रथम 1935 में किया गया। नायलॉन ऐसे छोटे कार्बनिक अणुओं के बहुलीकरण प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों मानव नायलॉन द्वारा उपलब्ध किया गया पहला संश्लित रेशा था, नायलॉन था। इसका निर्माण कब हुआ? 1935 में हुआ। और सबसे अधिक ज्वलनशील है इनमें से नायलॉन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक पर क्या असर होगा? ऑप्शन है ए घट जाएगा, बी बढ़ जाएगा, सी अपरिवर्तित रहेगा और डी शून्य हो जाएगा। और समय आपका शुरू होता है अब। तो समय खत्म हो गया। देखते हैं सही आंसर क्या है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए घट जाएगा। वे पदार्थ जो पिघलने पर संकुचित हो जाते हैं उन पर दाब बढ़ाने से उनका गलनांक घट जाता है, जैसे बर्फ, ढलवा लोहा और विस्मत आदि। वैसे पदार्थ है जो पिघलने पर संकुचित हो जाते हैं, जैसे उनका उदाहरण है बर्फ, ढलवा लोहा और विस्मत। ये सब है जो पिघलने पर संकुचित हो जाते हैं, तो इनका दाब अगर बढ़ाएंगे तो उनका गलनांक घट जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूर्य उगते एवं डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? दोस्तों आप में से बहुत सारे बोल रहे होंगे कि ये सब इजी क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है, हम लोग एग्जाम में इजी क्वेश्चन ही गलती कर बैठते हैं, और अगर रिवीजन हो जा रहा है तो और अच्छा ही है। इसीलिए देखिए आपका कितना सही हो पाता है। तो क्वेश्चन 4 है, सूर्य उगते एवं डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? और ऑप्शन है ए विकिरण के कारण, बी जलवाष्प के कारण, सी धूलकण के कारण और डी प्रकीर्णन के कारण। और आपका समय शुरू होता है अब। तो समय खत्म। देखते हैं सही आंसर क्या होता है। तो सही आंसर है डी प्रकीर्णन के कारण। जब सूर्य उगता या डूबता है तो उसके प्रकाश को हम तक पहुंचने में वायुमंडल के धूल कण आदि कणों से प्रकीर्णन हो जाता है। चूंकि अन्य रंगों की तुलना में लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है, अतः हम तक पहुंचने वाले प्रकाश में लाल रंग का अधिक होता है, जिसके कारण सूर्य उगते व डूबते समय लाल दिखाई देता है। तो उम्मीद है आपको समझ गए होंगे आप लोग क्यों लाल दिखाई देता है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है और हम तक पहुंचने में प्रकाश में लाल रंग का अधिक होता है, इसीलिए उगते एवं डूबते समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, घरों में विद्युत संयंत्र मतलब कि किस क्रम में जोड़े जाते हैं? आपके ऑप्शन है ए श्रेणी क्रम में, बी समानांतर क्रम में, सी मिश्रित क्रम में और डी इनमें से कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है। तो समय खत्म। देखते हैं सही आंसर क्या होता है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी समानांतर क्रम में। घरों में दी जाने वाली विद्युत 220 वोल्ट की एसी धारा होती है और इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। घरों में दी जाने वाली इस धारा को मुख्य धारा कहते हैं तथा जिस तार में यह प्रभावित होता है उसे मेन कहते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
केतली में पानी गर्म किसके कारण होता है? केतली में पानी गर्म किसके कारण होता है? और आपके ऑप्शन है ए चालन के कारण, बी संवहन के कारण, सी विकिरण के कारण और डी संघनन के कारण। और आपका समय शुरू होता है अब। तो समय खत्म हो गया दोस्तों। देखते हैं सही आंसर क्या होता है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी संवहन के कारण। संवहन गर्म होने की वह क्रिया है जिसमें पदार्थ के गर्म अणु अपने साथ ऊष्मा लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। तो संवहन गर्म होने की वह क्रिया है जिसमें पदार्थ के गर्म अणु जो है अपने साथ ऊष्मा लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाते हैं। इसीलिए केतली में पानी जो गर्म होता है वो संवहन के कारण होता है। और द्रव एवं गैस इसी विधि द्वारा गर्म होते हैं। द्रव एवं गैस, जितने भी द्रव एवं गैस हैं इसी विधि द्वारा गर्म होते हैं। तो केतली में जो पानी है वो एक तरह का द्रव है, तो वो इसीलिए संवहन के कारण गर्म होते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुपोषण किसकी कमी के कारण होता है? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है ए विटामिन ए, बी कार्बोहाइड्रेट, सी विटामिन सी और डी प्रोटीन। और आपका समय शुरू होता है। तो देखते हैं सही आंसर क्या होता है। तो सही आंसर है डी प्रोटीन। अगर प्रोटीन की बात की जाए तो प्रोटीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग जेलियस ने किया था। प्रोटीन छोटी इकाइयों से बने होते हैं जिसमें एमिनो अम्ल कहते हैं। याद रखिएगा, छोटी इकाइयों से बने होते हैं प्रोटीन, जिसे एमिनो अम्ल भी कहा जाता है। और प्रोटीन के जो उदाहरण है वो है दूध, अंडा, दाल, पनीर, मांस तथा मछली। ये सब खाने से हमें प्रोटीन प्राप्त होती है। और अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो कुपोषण रोग होता है, और एक ठो क्वाशियोर रोग भी हो जाता है, और मरासमस भी रोग भी हो जाता है। ये सब प्रोटीन की कमी के ही कारण होता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस माप में किस तापमान पर दोनों एक समान होंगे? और ऑप्शन है ए 100 डिग्री, बी 0 डिग्री, सी 40 डिग्री और डी -40 डिग्री। और आपका समय शुरू होता है। देखते हैं सही आंसर क्या होता है। तो सही आंसर है -40 डिग्री। फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस माप दोनों -40 डिग्री पर एक समान होते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्वनि की गति किसमें सर्वाधिक होती है? और आपके ऑप्शन है ए वायु में, बी स्टील में, सी निर्वात में और डी जल में। तो सही आंसर है बी स्टील में। ध्वनि की गति सर्वाधिक स्टील में होती है। ध्वनि की गति अगर बात की जाए सर्वाधिक तो ठोस में, फिर द्रव में और फिर गैस में होती है। तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा अधिक स्टील में होती है। और अगर अवस्था की बात की जाए तो सबसे अधिक ठोस, फिर द्रव एवं फिर गैस में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सोडियम को किस में रखा जाता है? सोडियम को किस में रखा जाता है? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए जल में, ऑप्शन बी पेट्रोल में, सी डीजल में और डी मिट्टी के तेल में। तो टाइम खत्म। देखते हैं सही आंसर क्या होता है। तो सही आंसर है मिट्टी के तेल, जिसको हम केरोसिन तेल भी बोलते हैं। क्यों रखा जाता है? क्योंकि आर्द्र हवा में सोडियम की सतह जो है मलिन पड़ जाती है, क्योंकि उस पर सोडियम ऑक्साइड Na2O की सतह जम जाती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग कर सोडियम कार्बोनेट बनाता है। इसीलिए सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। आप ये सब का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो नीचे व्याख्या दिया गया है क्यों रखा जाता है मिट्टी के तेल में, तो आप लोग समझ ही गए होंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए प्रिस्टले, ऑप्शन बी रफवेटिन, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर और ऑप्शन डी लायन। तो देखते हैं सही आंसर क्या होता है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर। चेचक के टीके की खोज जो एडवर्ड जेनर ने 1796 में किया था। और चेचक एक विषाणु जनित रोग है। इसका अन्य नाम शीतला, बड़ी माता एवं स्पॉल
पॉक्स भी है। तो चेचक एक विषाणु जनित भी रोग है, याद रखिएगा, और इनकी खोज एडवर्ड जेनर ने 1796 में किया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति कौन करता है? ऑप्शन ए लाल रक्त कण, ऑप्शन बी श्वेत रक्त कण WBC, ऑप्शन सी प्लाज्मा और ऑप्शन डी प्लेटलेट्स। तो देखते हैं सही आंसर क्या होता है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए लाल रक्त कण। शरीर में लाल रक्त कण जो होते हैं ऑक्सीजन को फेफड़े से ऊतक तक ले जाती है। और अगर बात की जाए स्तनधारियों में तो लाल रक्त कण का केंद्रक नहीं होता है और लाल रक्त की आकृति उभयतल एवं गोलाकार होती है, याद रखिएगा। तो शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति कौन करता है? लाल रक्त कण यानी कि RBC। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? यहाँ समय पूछा जा रहा है और आपके ऑप्शन है A 1.8 सेकेंड, B 1.5 सेकेंड, C 0.8 सेकेंड और D 1 सेकेंड। तो सही आंसर है 0.8 सेकेंड। एक सामान्य मनुष्य का हृदय विश्राम की अवस्था में औसतन 1 मिनट में अगर बात की जाए कितना बार धड़कता है तो 72 से 76 बार धड़कता है और एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकेंड। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आंत्र ज्वर किसके कारण होता है? और ऑप्शन ए विषाणु, ऑप्शन बी जीवाणु और ऑप्शन सी कवक और ऑप्शन डी एलर्जी। सही आंसर है ऑप्शन बी जीवाणु। आंत्र ज्वर जिसको टाइफाइड के नाम से भी जाना जाता है, यह जीवाणु के द्वारा होता है और यह एक संक्रामक रोग भी है। इस रोग में रोगी को तेज बुखार, शरीर पर दाने, आंतों से रक्तस्राव व कब्ज की शिकायत होती है। तो याद रखिएगा आंत्र ज्वर जीवाणु का कारण होता है जिनको टाइफाइड के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, ऐसे युगल जिसका रुधिर वर्ग क्रमशः A और B है के बच्चे में कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाता है? मान लीजिए कि कोई पति पत्नी है जिनका रुधिर वर्ग एक का A है और एक का B है, तो उनके बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप पाया जाएगा? ऑप्शन A और B, केवल A और B, ऑप्शन B A B तथा AB, ऑप्शन C A B AB तथा O और ऑप्शन डी केवल AB। तो चलिए आपका समय शुरू होता है। समय खत्म। देखते हैं सही आंसर क्या है। तो सही आंसर है A B A B तथा O। अगर पति और पत्नी का ब्लड ग्रुप एक का A एक का B है तो उनके बच्चे में ये चारों हो सकते हैं, A B A B तथा O। आप नीचे देखिए आपको दिख रहा होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट भी लिख सकते हैं। माता पिता का रक्त समूह और बच्चों में संभावित रक्त समूह जो है वहाँ दिया हुआ है सभी का। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? संक्रामक रोग नहीं है के बारे में बात करना है। ऑप्शन ए हैजा, ऑप्शन बी क्षय रोग, ऑप्शन सी डिप्थीरिया और ऑप्शन डी टेटनेस। समय खत्म। देखते हैं सही आंसर क्या होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी टेटनेस। टेटनेस जो बीमारी है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु के संक्रमण से होती है। इस बीमारी के ग्रसित होने पर रोगी को गर्दन और जबड़े की पेशियां संकुचित हो जाती है। तो टेटनेस जो है जो संक्रामक रोग नहीं है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शुष्क सेल के एनोड में क्या होता है? यानी कि शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? और आपके ऑप्शन है ए तांबा का, बी कार्बन का, सी कैडमियम का और डी ग्रेफाइट का। समय खत्म। देखते हैं सही आंसर क्या होता है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी कार्बन। शुष्क सेल के एनोड में कार्बन तथा कैथोड में जस्ता पाया जाता है, याद रखिएगा। शुष्क सेल का जो एनोड होता है वह कार्बन का बना होता है और बात की जाए कैथोड की
तो वह जस्ता का बना होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? ऑप्शन ए थ्रोम्बोसिस, ऑप्शन बी हीमोफीलिया, ऑप्शन सी निमोनिया और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं सही आंसर क्या होता है। तो सही आंसर है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रोग में व्यक्ति को चोट लगने पर आधा घंटा से 24 घंटा तक रक्त का थक्का नहीं बनता है। और यह रोग अगर ज़्यादातर किसको होता है? तो यह रोग ज़्यादातर स्त्रियों में होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी पर दो स्थानों का अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है तो उनके स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? ऑप्शन ए 1 घंटा, ऑप्शन बी 2 घंटा, ऑप्शन सी 15 मिनट और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं सही आंसर क्या होता है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए 1 घंटा। पृथ्वी पर दो स्थानों के बीच 1 डिग्री अंतर होने पर 4 मिनट का समय लगता है। याद रखिएगा दोस्तों, दो स्थानों के बीच अगर 1 डिग्री का अंतर है तो 4 मिनट का समय लगता है। और प्रश्न में दिया हुआ है 15 डिग्री का अंतर है तो 15 × 4 करेंगे यानी कि 60 मिनट। तो 60 मिनट मतलब कि 1 घंटा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्लेशियर में बर्फ हमेशा निम्न में से कहाँ से पिघलती है? ग्लेशियर, और आपके ऑप्शन है ए ऊपरी सतह से, बी सबसे नीचे सतह से, सी मध्य की सतह से और डी इनमें से कोई नहीं। देखते हैं सही आंसर क्या होता है। तो सही आंसर है सबसे नीचे सतह से। पृथ्वी की ऊपरी सतह का वातावरण संघनित होने के कारण सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें परिवर्तित नहीं हो पाती है, फलतः वातावरण गर्म हो जाता है, जिस कारण ग्लेशियर के निचली सतह से बर्फ पिघलता है। तो आप लोग समझ गए होंगे क्यों पिघलता है, क्योंकि ऊपरी सतह का वातावरण संघनित होने के कारण सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें परिवर्तित नहीं हो पाती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 20 किलोग्राम के द्रव्यमान को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य है। ऑप्शन ए 20 जूल, ऑप्शन बी 200 जूल, ऑप्शन सी 981 जूल और ऑप्शन डी 0 जूल। देखते हैं सही आंसर क्या है। तो सही आंसर है 0 जूल। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी अक्रिय गैस के ब्राह्मण कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? और आपके ऑप्शन है ए 6, बी 7 और सी 8 और डी 9। तो देखते हैं सही आंसर क्या है। तो सही आंसर है सी 8। अक्रिय गैस के ब्राह्मण कक्ष में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन ही पाए जाते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य है, मतलब क्या क्या अनिवार्य है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी जल एवं सूर्य के प्रकाश, ऑप्शन सी क्लोरोफिल और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो देखते हैं सही आंसर क्या है। तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। इसीलिए प्रकाश संश्लेषण के लिए ये चारों का आवश्यकता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मायोसिन प्रोटीन किसमें पाई जाती है? मायोसिन, और ऑप्शन है ए बाल में, बी दूध में, सी पेशी में और डी मक्का में। देखते हैं सही आंसर क्या है। तो सही आंसर है पेशी में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कितनी ऊंचाई पर वायुमंडल में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है? और आपके ऑप्शन है ए 65 मीटर,
बी 165 मीटर, सी 265 मीटर और डी 365 मीटर। तो देखते हैं सही आंसर क्या है। तो सही आंसर है बी 165 मीटर। वायुमंडल में 165 मीटर की ऊंचाई होने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और आज का अंतिम प्रश्न भी है। हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल कितनी होती है? आपको बताना है हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल। और आपके ऑप्शन है ए 1213 मीटर, बी 1284 मीटर प्रति सेकेंड और सी 1269 मीटर प्रति सेकेंड और डी 1450 मीटर प्रति सेकेंड। तो देखते हैं सही आंसर क्या होता है। तो सही आंसर है 1269 मीटर प्रति सेकेंड। तो हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल 1269 मीटर प्रति सेकेंड होता है। और अगर बात की जाए पारा में तो 1450 मीटर प्रति सेकेंड होता है, और जल में 1483 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो दोस्तों ये जो 25 क्वेश्चन थे ये सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं रेलवे की। और आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने सभी क्वेश्चन का आंसर दे दिया है तब तो आपका तैयारी बहुत ही अच्छा है। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। अगर इतना मेहनत लगा है तो एक लाइक और एक शेयर तो आपका बनता ही है। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।